नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है भूगोल में सूर्य ताप। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। यहाँ कुछ बातें समझ लेना अति आवश्यक है। कुछ प्रश्न बहुत आसान होंगे और कुछ बहुत समझने वाले होंगे, है ना? तो समझना बहुत ध्यान से है। सूर्य से जो ऊर्जा है वो लघु तरंगों के रूप में विकिरित होती है। ये दीर्घ तरंग, ये है लघु तरंग, छोटी छोटी होकर लघु तरंगों के रूप में। तो ये हमें याद रखना है कि सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित हो रही है वो ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में विकिरित हो रही है। और इस विकिरित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। आपने माइक्रोवेव सुना है ना? माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगें, और शॉर्ट वेव लघु तरंगें, और लॉन्ग वेव दीर्घ तरंग। ठीक है। पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्य ताप। आपको विकल्प में दूसरे भी विकल्प मिल सकते हैं, सूर्य ऊर्जा, सूर्य ऊष्मा आदि। हमारा उत्तर क्या है सही? सूर्य ताप। पृथ्वी पर होने वाली सारी भौतिक एवं जैविक घटनाओं के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य ताप। कभी सौर विकिरण भी लिख के आ जाता है विकल्प में, सूर्य ताप नहीं देता है, तो हम सौर विकिरण को लगाएंगे। सूर्य से पृथ्वी की ओर ताप ऊर्जा का प्रवाह किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सौर विकिरण। पृथ्वी की ओर सौर विकिरण का कौन सा भाग आता है? 2 अरबवां भाग। 0 दशमलव के बाद 8 शून्य है, फिर 2 है। तो सूर्य से जो प्रचंड ऊर्जा निकल रही है उसका कितना भाग मिलता है? 2 अरबवां भाग। किसी स्थान पर सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सूर्य की किरणों का आपतन कोण, दिन की अवधि और वायुमंडल की पारदर्शिता। ये तीनों ही कारक महत्वपूर्ण हैं। तो हम इन तीनों कारकों को समझते हैं। यहाँ ये पृथ्वी है यदि, तो यहाँ 2 चीज़ों को समझना जरूरी है कि सूर्य की किरण और पृथ्वी के वृत्त की स्पर्श रेखा। पृथ्वी के वृत्त की स्पर्श रेखा। तो सूर्य की किरण तो समझते हैं, पृथ्वी के वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है वो बताते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई बिंदु है। हम इस बिंदु पर अगर पृथ्वी की स्पर्श रेखा देखेंगे तो ऐसी रेखा जो इस वृत्त को टच करते हुए निकल जाती है वो इस बिंदु की क्या है? स्पर्श रेखा। अगर हम यहाँ का बिंदु लेंगे तो इस बिंदु को टच करते हुए जो रेखा निकल जाएगी इस रेखा को कहेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु ले लेंगे तो इस बिंदु को स्पर्श करते हुए जो रेखा निकल जाएगी उसको कहेंगे स्पर्श रेखा, इस बिंदु की स्पर्श रेखा। ठीक है, ये समझ गए? स्पर्श रेखा, पृथ्वी के वृत्त की स्पर्श रेखा, समझ गए? अब क्या होता है कि सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो स्पर्श रेखा को यहाँ टच कर रही हैं, यहाँ कोण बना रही हैं। अब देखिए, सूर्य की किरण और स्पर्श रेखा के बीच यहाँ कोण कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है। यहाँ पर कोण बन रहा है, ये 90 अंश से कम बन रहा है। तो पृथ्वी के किसी बिंदु पर सूर्य की किरण और पृथ्वी के वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण छोटा है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तो यहाँ सूर्य ताप जो प्राप्त होगा वो कम प्राप्त होगा। देखिए, सूर्य की किरणें जब सिर के ठीक ऊपर पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो आपतन कोण जो है वो बड़ा होता है, 90 अंश का कोण है, तो सूर्य ताप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो आपतन कोण छोटा होता है। देखिए, छोटा है, इससे 90 अंश से छोटा है।
आपतन कोण छोटा होता है। यहाँ पर सूर्य किरणें अधिक भाग में फैल जाती हैं, जिससे सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होती है। ठीक है। तिरछी किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि लंबवत किरणें कम दूरी तय करती हैं वायुमंडल में, है ना। इसी कारण एक स्थान पर तिरछी किरणों से लंबवत किरणों की अपेक्षा कम सूर्य ताप प्राप्त होता है। अब आप समझ गए हैं कि सूर्य की किरणों का आपतन कोण किसी स्थान पर सूर्य ताप की मात्रा को कैसे प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट है दिन की अवधि। ये तो सीधा समझ में आ रहा है कि दिन की अवधि जितनी ज़्यादा लंबी होगी वहाँ सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा, जहाँ दिन की अवधि कम होगी वहाँ सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। तीसरा पॉइंट है वायुमंडल की पारदर्शिता। अब इसका क्या मतलब है वायुमंडल की पारदर्शिता। देखिए, वायुमंडल की पारदर्शिता बादलों की उपस्थिति, उनकी गहनता, धूल कण, जल वाष्प इस पर निर्भर करती है। वायुमंडल में ये सभी चीज़ें हैं तो सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करती हैं, उसको अवशोषित करती हैं। घने बादल हैं, सूर्य ताप को धरातल पर पहुंचने में बाधा डालते हैं, और जहां बादल नहीं रहते, आसमान साफ रहता है, वहां सूर्य ताप आसानी से अधिक मात्रा में पहुंचता है। तो वायुमंडल की पारदर्शिता भी सूर्य ताप को प्रभावित करती है। ये तीनों ही आंसर हैं। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप आता है लघु तरंगों में, यानी शॉर्ट वेव्स में। इंग्लिश में आ जाए तो भी बनना चाहिए। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा, जिसको पार्थिव विकिरण भी कहते हैं, वो किस रूप में होता है। वायुमंडल गर्म होता है। किससे गर्म होगा? सूर्य ताप से गर्म होगा या पार्थिव विकिरण से? सूर्य ताप और पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा यानी पार्थिव विकिरण दोनों से। वायुमंडल को गर्म करने वाला प्रमुख कारक क्या है? पार्थिव विकिरण। अब प्रश्न उठेगा क्यों? क्योंकि वायुमंडल लघु तरंगों के लिए तो पारगम्य होता है। लघु तरंग यानी सूर्य ताप जिससे आ रहा है, लघु तरंगों जिस रूप में प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए वायुमंडल तो है पारगम्य, वो तरंगें तो आर पार होकर निकल जाएंगी। लेकिन जो दीर्घ तरंगें होती हैं उनके लिए वायुमंडल होता है अपारगम्य, वो पार नहीं कर पाती हैं। तो जब पार नहीं कर पाएंगी तो पृथ्वी से जो ऊष्मा छोड़ी जा रही है वो सभी वायुमंडल में ही रहेगी। तो वायुमंडल अधिक गर्म होता है पार्थिव विकिरण से। सूर्यास्त के बाद भी वायुमंडल गर्म होता रहता है। क्यों? पार्थिव विकिरण द्वारा। जो गर्मी दिन भर पृथ्वी ने सूर्य ताप से प्राप्त की, उसको वो क्या कर रही है? मुक्त कर रही है। वायुमंडल को सीधे गर्म करने वाली प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो ये 4 प्रक्रियाएं हैं: विकिरण, चालन, संवहन, अभिवहन। अब विकिरण को आपने समझ लिया है कि कोई भी वस्तु गर्म है, उससे जो ताप तरंगों के रूप में दूसरे वस्तु तक पहुंचता है, सीधे पहुंचता है, उसको कहते हैं विकिरण। अब चालन क्या होता है? चालन है ताप जो है अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित होता है, उसको चालन कहते हैं। जैसे चम्मच का एक सिरा अगर गर्म करें तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। तो कैसे गर्म हो जाता है? एक सिरा ठंडा है, एक सिरा गर्म है, तो ऊर्जा जो है, ऊष्मा जो है, ताप जो है, वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित हुआ, इसको कहेंगे चालन। अब संवहन को समझिए। संवहन क्या है? वायु के जो कण हैं वो गर्म हो जाते हैं तो हल्के हो जाते हैं, गर्म होते हैं, हल्के होते हैं तो ऊपर की ओर उठते हैं। ऊपर की ओर उठना संवहन कहलाता है। वायु के गर्म कण ऊपर की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तो ऊर्जा का ये जो स्थानांतरण है नीचे से ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर की ओर, ये क्या कहलाएगा? संवहन। ये प्रक्रिया है संवहन। तो ताप का ऊर्ध्वाधर की ओर स्थानांतरण संवहन प्रक्रिया के द्वारा होगा, नीचे से ऊपर की ओर, संवहन। अच्छा, अब दूसरा है अभिवहन। अभिवहन क्या होगा? क्षैतिज, क्षैतिज यानी ऐसे समझिए, ये होता है ऊर्ध्वाधर।
और ये होता है क्षैतिज, ये है क्षैतिज। तो क्षैतिज जब स्थानांतरण होगा ऊर्जा का तो वो कहलाएगा अभिवहन। अब ये कैसे होगा, देखिए पवनों द्वारा जो ताप है, पवनों के द्वारा ताप जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। यदि कोई स्थान गर्म क्षेत्र में आने वाली पवन के मार्ग में पड़ता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और यदि वह ठंडे क्षेत्र से आने वाली पवन के मार्ग में पड़ेगा तो उसका ताप कम हो जाएगा, वहाँ का तापमान। तो पवन जो हैं वो तापमान को क्षैतिज स्थानांतरित करती हैं, इसको कहते हैं अभिवहन। तो वायुमंडल को सीधे गर्म करने वाली 4 प्रक्रियाएं हैं, विकिरण, चालन, संवहन, अभिवहन। क्लियर है। वह प्रक्रिया जिसमें ताप का स्थानांतरण तरंगों द्वारा होता है, ठीक, विकिरण। वह प्रक्रिया जिसमें ताप का स्थानांतरण संपर्क द्वारा अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की ओर होता है, बताइए, चालन, राइट आंसर। वह प्रक्रिया जिसमें ताप का स्थानांतरण वायु की ऊर्ध्वाधर गति के कारण होता है, यानी ऊपर की ओर गति करने के कारण होता है, बताइए, राइट आंसर, संवहन। वह प्रक्रिया जिसमें ताप का स्थानांतरण पवनों द्वारा होता है, अभिवहन। ये सब वेरी आईएमपी क्वेश्चन हैं। सौर विकिरण का वह भाग जो धरातल द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, धरातल जो अवशोषित करके फिर छोड़ता है उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं, लेकिन धरातल ने सोखा ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं किया, वो परावर्तित कर दिया, उसको क्या कहते हैं? एल्बिडो। इसको अंग्रेजी नाम ही याद रखना है, एल्बिडो। ये सभी वेरी आईएमपी क्वेश्चन हैं, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता है, और यदि बनेगा भी तो आपसे बन जाएगा। और ये पढ़ाई आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो में।